मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पुनः अपना YouTube चैनल क्लाइमेक्स कोचिंग में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का एक नया चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण लेकर के आया हूं। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यह तीसरा चैप्टर है मैथ का। ये मैथ का कौन सा चैप्टर है? तीसरा है, जिसमें जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। तो हम लोगों ने 9th क्लास में इस चीज को पढ़ा है, लेकिन दो चर का सिर्फ समीकरण और एक पढ़ा है। जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by, एक चर क्या हो गया x और दूसरा क्या हो गया y। तो यहाँ दो चर में रैखिक समीकरण है, लेकिन हम लोग यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग माने जोड़ा पढ़ेंगे। तो इसको a1 मानेंगे, इसको b1 मानेंगे और इसको c1 मानेंगे। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। फिर यहाँ इसका एक युग्म लेंगे यानी जोड़ा बनाएंगे इसमें। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या लेंगे 0। ये समीकरण सेकेंड होगा। समीकरण क्या होगा? सेकेंड। यानी समीकरण फर्स्ट के x के जो गुणांक होता है उसे a1, y का जो गुणांक होता है उसे b1 और अचर पद जो होता है उसे क्या बोलते हैं? c1। उसी तरह समीकरण 2 का x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और अचर पद को क्या बोलेंगे? c2। तो यह हो गया फॉर्म यानी रूप हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। जैसे यहाँ हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड। तो इसमें आपसे यदि पूछा जाए a1 इक्वल टू, तो a1 का वैल्यू क्या होगा? तो समीकरण 1 में x के गुणांक क्या है? 2 है, तो a1 हो गया। फिर b1 का क्या हो जाएगा? y का गुणांक क्या है? समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है? 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। और c1 का वैल्यू पूछा जाएगा तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार a2 अगर पूछा जाए तो समीकरण 2 के x के गुणांक को a2 बोलेंगे तो ये 3 हो गया। फिर इसके y के गुणांक को बोलेंगे b2 हो गया, b2 बराबर 2 हो गया और c2 बराबर -4 हो गया, यानी यहाँ -4 है। तो इस चीज को आप समझ गए। तो इस पर आधारित जो है बहुत सारे सूत्र हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो अब इसे हम यहाँ देख लेते हैं सूत्र। अभी जो है क्या सूत्र होता है, तो समीकरण का जो है हल कैसे होगा। समीकरण के हल 3 तरह के होते हैं। एक अद्वितीय हल होता है, दूसरा परिमित रूप से अनेक हल होते हैं और तीसरा कोई हल नहीं होता है। तो बिना हल किए हुए सूत्र के माध्यम से हम ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं किस समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और किसका कोई भी हल नहीं होगा। तो आइए उसे देखते हैं। जैसे यहाँ पहला, यदि a1 बाटा a2 बराबर नहीं b1 बाटा b2, यानी a1 बाटा a2 बराबर नहीं b1 बाटा b2, तो समीकरण का हल अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय, यानी एक हल होगा। x का भी एक हल निकलेगा और y का भी एक हल निकलेगा। उसी तरह दूसरा सूत्र है। अब इसको हम लोग यहाँ जांच भी कर सकते हैं कि उसके बाद हम लोग दूसरा पे चलेंगे। जैसे इसी समीकरण को उठाते हैं, चाहे बुक से ही हम एक क्वेश्चन डालते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस पे फर्स्ट है x माइनस 2y इक्वल टू 0। फिर इसका दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यानी यहाँ समीकरण a1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया? सेकेंड हो गया। तो इस सूत्र को अगर हम लोग कराते हैं तो सबसे पहले a1, b1, c1, a2, b2 और c2 को निकालते हैं। तो a1 क्या हो जाएगा? तो a1 हो गया, x के गुणांक में क्या है? कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, तो 1 हो गया। b1 क्या हो गया? -2 हो गया। और c1 पद नहीं है, तो c1 का वैल्यू क्या हो गया?
0 हो गया। उसी प्रकार a2 अगर देखते हैं तो समीकरण 2 में x के गुणांक 3 है तो a2 हो गया। फिर क्या हो गया, b2 का वैल्यू 4 हो गया और c2 का वैल्यू -20 हो गया। तो इस सूत्र पे अगर बैठाते हैं तो a1 बाटा a2, a1 का वैल्यू क्या है 1 है, यानी a1 बाटा a2 बराबर हो जाएगा 1 बाटा 3 और b1 बाटा b2, b1 बाटा b2 बराबर क्या हो जाएगा -2 बटा 4। देखिए तो यह 1 बाटा 3 और यह -2 बटा 4 आपस में बराबर नहीं है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं a1 बाटा a2 बराबर नहीं b1 बाटा b2। इसलिए इस समीकरण का हल अद्वितीय होगा। कैसा होगा, अद्वितीय होगा। तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग बिना हल किए हुए बता दिए कि इस समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय, यानी x का भी एक हल निकलेगा और y का भी एक हल निकलेगा। अब हम लोग दूसरे सूत्र को देखते हैं कि दूसरा सूत्र क्या है। जैसे अद्वितीय हल का तो हम लोग देख लिए, अब दूसरा है अपरिमित। जैसे मान लीजिए यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी तीनों स्थिति में क्या आता है, यदि बराबर आता है a1 बटा a2 भी, b1 बटा b2 भी और c1 बटा c2 भी, अगर ये बराबर आते हैं तो इस शर्त में समीकरण का हल अनेक होगा। अनेक यानी इसका x का भी अनेक मान निकलेगा और y का भी अनेक मान निकलेगा। इस चीज को हम लोग फिर समीकरण से समझ लेते हैं। ये है एक ऐसे इसका हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर क्या है 0, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर इसमें 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकेंड मानते हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि a1 का वैल्यू क्या है, तो समीकरण 1 के x के गुणांक में क्या है 2 है तो a1 हो गया, b1 का वैल्यू क्या है 3 हो गया और c1 का वैल्यू क्या हो गया -9 हो गया। उसी तरह a2 का वैल्यू क्या हो गया 4, b2 का वैल्यू क्या हो गया 6 और c2 का वैल्यू हो गया -18। अब इसको हम लोग इस सूत्र पे बैठाएंगे, अगर इसको फ्लो कर लेता है यह समीकरण तो इसका हल क्या हो जाएगा, अनेक होगा। जैसे अब देखिए यहाँ 2x तो a1 बटा a2, a1 बटा a2, तो a1 का वैल्यू क्या है 2 और a2 का वैल्यू क्या है 4 है, तो 2 बटा क्या होगा 4, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, यानी 1 बटा क्या आ गया 2 आ गया। फिर b1 बटा b2 भी देखते हैं, b1 बटा b2, तो b1 का वैल्यू कितना है 3 और इसका है 6, तो 3 दूना 6, यानी ये भी हो गया 1 बटा 2। अब है c1 बटा c2, इसका वैल्यू क्या है -9 और इसका है -18, तो 9 दूना 18, इसका भी वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ देखिए a1 बटा a2 भी 1/2, b1 बटा b2 भी है 1/2 और c1 बटा c2 भी क्या है 1/2 है। तो हम लोग इसको आसानी से बोल सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी इसको लिख सकते हैं। इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर 1/2 है, क्या है 1/2 है, सेम है। इसलिए समीकरण का हल क्या होगा, अनेक होगा। हल क्या होगा, अनेक होगा। तो ये आपका दूसरा सूत्र मिल गया कि यदि समीकरण युग्म का रूल a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 पर चलता है तो उस समीकरण का हल जो होगा क्या होगा, अनेक होगा। एक और भी इसमें सूत्र है, तीसरा सूत्र, उसको भी हम लोग देखते हैं। वो भी आप जब ये दो समझ में आ गया वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बिना समीकरण के हल किए हुए हम आसानी से बता सकते हैं कि उसका हल कैसा होगा। तो तीसरा सूत्र जो है
तीसरा सूत्र है यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2, यानी यह दोनों बराबर हो लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं हो। तो इस स्थिति में समीकरण का हल नहीं होगा, यानी इस रूप के अगर फ्लो करता है समीकरण युग्म तो उसका हल नहीं होगा, यानी उस पर हम मेहनत नहीं करेंगे और उसको हम लोग हल नहीं करेंगे, सिर्फ बोल देंगे कि इसका हल नहीं होगा। तो इसको भी हम समीकरण के माध्यम से देखेंगे। तो समीकरण यहाँ तीसरा हम लोग लेते हैं क्वेश्चन टाइप, जैसे x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 बराबर क्या होगा 0, इक्वेशन फर्स्ट होगी। और यह है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड हो। तो इसमें भी हम लोग A1 देखेंगे, तो A1 का वैल्यू क्या है 1, B1 का वैल्यू क्या है 2 और C1 का वैल्यू क्या है -4, A2 का वैल्यू क्या है 2, B2 का वैल्यू क्या है 4 और C2 का वैल्यू क्या है -12। तो हम लोग सूत्र पे बैठाएंगे A1 बटा A2, A1 बटा A2 का वैल्यू क्या होगा 1 बटा 2, फिर B1 बटा B2, तो B1 बटा B2 का वैल्यू अगर देखते हैं तो B1 का वैल्यू कितना है 2 है और B2 का वैल्यू क्या है 4 है, तो 2 बटा 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी भी हो गया 1 बटा 2। अब जो है C1 बटा C2, तो C1 का वैल्यू क्या है -4 है और C2 का वैल्यू क्या है -12, 4 दिए 12, यानी 1 बटा क्या है 3। तो देखिए इसमें यह A1 बटा A2 1 बटा 2 है और B1 बटा B2 क्या है 1 बटा 2 है, लेकिन C1 बटा C2 क्या है 1 बटा 3 है। तो यह समीकरण इस रूल को फ्लो कर रहा है। किस रूल को फ्लो कर रहा है इस रूल को फ्लो कर रहा है, इसलिए इस समीकरण का हल नहीं होगा, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो समीकरण का हल नहीं होगा, यानी समीकरण का हल नहीं होगा। तो आप आसानी से आप बता सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अगर दिया हुआ है तो बिना हल किए हुए आप ट्रिक के माध्यम से यानी सूत्र के माध्यम से बता सकते हो कि समीकरण का हल होगा तो कैसे होगा। अब हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे कि अगर हल होगा तो कैसे निकलेगा, अगर हल होगा तो कैसे निकलेगा। तो इसमें हल निकालने के लिए आपको बीजगणितीय विधि पहले मैं पढ़ाऊंगा, तो बीजगणितीय विधि के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि समीकरण का हल कैसे होता है। तो हम लोगों ने देखा कि समीकरण के हल को जांचने के लिए 3 सूत्र यानी 3 ट्रिक को जाने, लेकिन अब हम लोग जब मेथड पढ़ेंगे हल निकालने के लिए तो इसमें पहला जो मैंने मेथड पढ़ाया था अद्वितीय यानी सिर्फ एक हल, अद्वितीय हल या सिर्फ एक हल ज्ञात करने के लिए। तो एक हल ज्ञात करने के लिए बीजगणितीय विधि कौन प्रयोग होता है, बीजगणितीय विधि। कौन विधि, बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में आपका आएगा पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होगा विलोपन विधि, और तीसरा होगा वज्र गुणन विधि। यानी कहने का मतलब है इस चीज को A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 वाले शर्त में जो समीकरण युग्म आएंगे उनका हल इन 3 विधियों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यानी पहला होगा प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होगा विलोपन विधि, तीसरा होगा आपका वज्र गुणन विधि।
तो इन विधियों के माध्यम से एक एक करके हम लोग जानेंगे कि इसका हल कैसे निकाला जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग देखते हैं। किस विधि से देखते हैं? पहला विधि कौन है? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने के नियम। लेकिन यह बीजगणितीय विधि तभी लागू होगा जब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 का शर्त फ्लो करेगा समीकरण। इस पर ध्यान देना है। और बाकी दो जो है ग्राफीय विधि, और ये भी ग्राफीय विधि में चलता है, लेकिन इसके अलावा ग्राफीय विधि के माध्यम से हम लोग बाकी तीनों ट्रिक को समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.3, क्वेश्चन नंबर पहला एक मैं बना रहा हूं, बाकी आप लोग बनाइएगा। x प्लस वाई बराबर 14, इक्वेशन इसको क्या माने? फर्स्ट। फिर है x माइनस वाई बराबर 4, यह इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड हो गया। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप जांच लीजिए कि इसका हल कैसा हो। अद्वितीय होगा तभी विधि से बनेगा, अद्वितीय नहीं होगा तो इस विधि से नहीं बनेगा। जैसे a1 इक्वल टू क्या है? 1, b1 इक्वल टू क्या है? 1, और c1 इक्वल टू क्या है? 14। फिर a2 इक्वल टू क्या है? 1, b2 इक्वल टू क्या है? -1, और c2 इक्वल टू क्या है? 4। तो इसलिए a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 1, b1 बटा b2 बराबर 1 बटा -1। तो देखिए यह शर्त जो है यही, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस हो गया। तो इसलिए यहाँ a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, यानी इसका हल जो होगा कैसा होगा? अद्वितीय हल। कैसा हल है? अद्वितीय। तो अद्वितीय हल है तो हम इसमें विधि को प्रयोग कर सकते हैं। और कौन विधि से हम लोग पहले पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए नाम में ही हर चीज छुपा होता है। जैसे यहाँ कह रहा है प्रतिस्थापन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रतिस्थापित कर देना, ये क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन। इस चीज को मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। जैसे देखिए प्रतिस्थापन विधि, तो इस विधि में पहले क्या करते हैं? यहाँ समीकरण 1 है, यहाँ समीकरण क्या है? सेकेंड है। किसी भी एक समीकरण से अगर हम लेकर के चलते हैं राशि को तो दूसरा को स्थिर रखेंगे, अगर दूसरा को लेकर चलते हैं तो पहला को स्थिर रखेंगे, और एक राशि को प्रतिस्थापित करके दूसरे में रख देंगे। तो अगर हम यहाँ समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब चलेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 14। अभी भी एगो को उधर भेजेंगे, वो स्थिर रखेंगे। x बराबर इधर क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। यानी एक चर में बदल लिए कि x बराबर हो गया इधर 14 माइनस वाई, क्योंकि इधर प्लस था तो उधर क्या था? क्या हो गया? माइनस। अब समीकरण 3 का मान समीकरण कहाँ रखेंगे? 2 में। क्यों रखेंगे? क्योंकि जब हम समीकरण 1 से चल रहे हैं तो उसका मान कहाँ रखेंगे? 2 में। अगर 2 से चलते तो उसका मान कहाँ रखते? 1 में। तो जिस समीकरण से चला जाए उसका विपरीत चलते हैं। जैसे अब x बराबर हो गया 14 माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 3। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। और बहुत सारे बच्चे के अंदर ये बात आता होगा कि समीकरण 2 में क्यों रख रहे हैं। फिर एक बार हम बता रहे हैं कि अगर समीकरण 1 से चलेंगे तो मान कहाँ रखेंगे? 2 में। अगर 2 से चलेंगे तो उसका मान कहाँ रखेंगे? 1 में। तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या कह रहा है? x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर क्या है? 4। अब x का वैल्यू क्या है? 14 माइनस वाई। अब यहाँ रख देंगे 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई बराबर 4, क्योंकि x का वैल्यू समीकरण 3 में क्या है? 14 माइनस वाई है। इसलिए इस x के जगह पर 14 माइनस वाई को। अब जो है चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, तो ये अचर है तो उधर भेजेंगे। और माइनस वाई कितना हो जाएगा? -2y बराबर 4 माइनस 14, ताकि प्लस है तो उधर गया तो माइनस। अब जब -2y
बराबर -10। अब माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो इधर 2 गुना कर रहा है तो इधर भागा करेगा, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 10/2, तो 2 बचे 10। अब यहाँ y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 5। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, x का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो हम समीकरण 3 में ही रख लेते हैं ताकि इजी वे में निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में क्या कह रहा है, x बराबर 14 माइनस y, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 14 माइनस 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 9, हो जाएगा 9, तो यानी x बराबर हो गया 9 और y बराबर क्या होगा 5, यानी इसका क्या होगा। तो यह विधि कौन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। तो आइएगा अब कुछ शब्द वाला भी हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है जो शब्द में लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समीकरण, और तब जो है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दो संख्या है जिसका अंतर का मतलब होता है घटाव, 26 है, क्या है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जिसमें एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी माने 3 से गुना कर देंगे तो 3 गुनी हो गया। तो कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानेंगे, हल यहाँ कर रहे हैं, माना कि पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या क्या है, y है। माना कि पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y है, जहां x इज ग्रेटर देन y, यानी पहली संख्या दूसरी से क्या है, बड़ी है। पहली जो संख्या है और दूसरी से क्या है, बड़ी है। तो ये बात को आसानी से बुझा रहा है। प्रश्न यानी प्रश्न कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 26, अंतर मने घटा। अगर योगफल कहता तो क्या लिखते, प्लस लिखते। तो यहाँ जो है x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 26 हो गया। इसको इक्वेशन क्या माने, फर्स्ट। फिर कह रहा है पुनः x बराबर 3y, x बराबर क्या हो गया 3y, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब x बराबर 3y के, क्योंकि दूसरी संख्या की 3 गुनी है कौन, पहली संख्या। तो पहली संख्या x है, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया 3y हो गया। अब यहाँ समीकरण देखिए तीसरा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ x बराबर 3y हो गया, समीकरण 2 ही है। तो इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 26। तो x का वैल्यू क्या है 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर क्या हो गया 26। अब 3y में से y बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y, तो 2y बराबर क्या हो गया 26। 2 से 2 कट जाएगा, 13 दूना 26। y का वैल्यू क्या हो गया 13, y का वैल्यू क्या हो गया 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में जब रखेंगे तो समीकरण 2 क्या कर रहा है, x बराबर 3y, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुने 13, तो x का वैल्यू 13 दिया 39। तो हम लोग x किसको माने, माना कि पहली संख्या x है, तो इसलिए पहली संख्या क्या हो गया x हो गया कितना हो गया 39, और दूसरी संख्या क्या हो गया, दूसरी संख्या y का वैल्यू कितना निकला है 13, तो दूसरी संख्या हो गया 13। अब देखिए 39 में से 13 घटेगा तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 13 के 3 गुना है कि नहीं, 13 या 39। तो ये आपका जो हो गया
प्रतिस्थापन विधि से दो तरह के क्वेश्चन एक समीकरण दिया रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर शब्द में भी दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। और इसके आधार पर आप एक्सरसाइज 3.3 को आसानी से बनाइए और बन जाएगा क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन नहीं बने उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इस वीडियो को इतना ही रहने देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको विलोपन विधि लेकर के आऊँगा। और मेरे इस चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।